एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो पाकिस्तान रशिया की तरफ गया था। और किस लिए गया था? रशिया से वो कह रहा था कि S-400 हमें दे दो, पर रशिया ने डायरेक्ट उसको मना कर दिया है। अब पाकिस्तान फिर से रशिया से कहा है कि S-350 हमें दे दो। अभी इसका जवाब रशिया की तरफ से नहीं आया, पर मोस्ट प्रॉब्ली यही माना जा रहा है कि रशिया पाकिस्तान को इसके लिए भी मना कर देगा। रशिया नहीं चाहता कि दो प्रतिद्वंदियों को सेम हथियार दिया जाए, और भारत से तो उसका व्यापार इतना बड़ा है कि पाकिस्तान को आसानी से वो छोड़ सकता है। फिर आप कहेंगे कि भारत और चीन को उसने सेम हथियार कैसे दे दिया, S-400 कैसे दे दिया? अब यहाँ पर भी एक कैच है, भारत और चीन को दोनों को ही बराबर के हथियार नहीं दिए गए। S-400 में जो 400 किलोमीटर की मारक क्षमता कर रखने वाली मिसाइल है वो चीन को नहीं दी गई है, वो केवल भारत को दी गई है। अब मे भी चीन को उसकी आवश्यकता ना हो, या चीन ने रशिया से उसकी डिमांड ही ना की हो, या चीन के पास उस प्रकार की मिसाइल पहले से हो, इसीलिए वो रशिया से ना ले रहा हो। पर जो रशिया का ये पैटर्न है कि दुश्मनी रखने वाले सेम देशों को सेम हथियार वो नहीं देता है, उसको फिर से उसने फॉलो किया है। वही अगर हम लोग अमेरिका को देखें तो अमेरिका किसी को भी कोई भी हथियार अनप्रिडिक्टेबल तरीके से बांटता चला जाता है। पाकिस्तान को तो खासकर अत्याधुनिक हथियार दिए गए हैं भारत के खिलाफ पास्ट में। अब भारत को भी हथियार दिए जा रहे हैं, पर पाकिस्तान को भी वो हथियार देता चला आ रहा है अभी भी। बहरहाल सभी लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान को S-400 या S-350 नहीं मिल सकता है, ना ही पाकिस्तान इसका प्राइस पे कर सकता है। आपको क्या लगता है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात रशिया की चली है तो रशिया की तरफ से Su-35 भारत के सामने रखा गया है। भारत के सामने रखा ही नहीं गया, इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर करेगा रशिया, और भारत के अंदर ही इसका निर्माण भी होगा, ऐसा रशिया का कहना है। हम जानते हैं कि Su-35 Su-30 का ही एक उन्नत रूप है, या इन सभी का एयरफ्रेम एक ही है। Su-27 हो, Su-30 हो, Su-35 हो, एयरफ्रेम एक ही तरह का दिखता है और एक ही डिज़ाइन पर बेस्ड है, पर इसमें जो है इंजन वो थोड़े से उन्नत हो जाते हैं। AL-41F इंजन इसमें लगा हुआ है, जो कि सुपर क्रूज करने में और थ्रस्ट वेक्टरिंग दोनों में ही माहिर इंजन है। हालांकि भारत अपने Su-30 में AL-41F इंजन को लगाना चाहता था, पर रशिया की तरफ से दिया नहीं गया। हो सकता है अब रशिया दे दे और हम आसानी से अपने Su-30 को Su-35 के लगभग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए भारत Su-35 की तरफ ज़्यादा नहीं देखता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर अच्छा ऑफर मिले, इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, भारत को सस्ते में ये एयरक्राफ्ट मिले, तो भारत हो सकता है सोचे, क्योंकि Su-30 के लिए जो इकोसिस्टम काम करता है वही Su-35 के लिए भी काम करेगा। सेम हथियार दोनों ही एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। तो देखते हैं भारत इस पर क्या डिसीजन लेता है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं HAL की। हम लोग अभी तक यही जान रहे थे कि तेजस MK-1A की डिलीवरी में इंजन का बड़ा हाथ है, और उसी के कारण इसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। जो GE का F404 इंजन है वो भारत को नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से इसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही। पर कुछ और चीज़ें निकलकर सामने आई हैं जो कि अभी तक तेजस MK-1A में कंप्लीट नहीं हुई है, जिसके कारण इंजन अगर HAL के पास आ भी जाए तो भी इसकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी इंडियन एयरफोर्स को। वो क्या कारण है अब डिस्कस करते हैं। असल में आप जानते होंगे कि तेजस MK-1A में अभी शुरुआती एयरक्राफ्टों में एल्टा का, जो कि इजरायली कंपनी है, एल्टा का ऐसा रेडार इसमें लगने वाला है। अभी इसके जो रेडार है उसका इंटीग्रेशन पूरा नहीं हो पाया है। इसमें अभी बहुत सी ऐसी टेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बचा हुआ है जो कि अभी भी कंप्लीट होना है, और उसको जांच कर देखना है कि वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। इसमें रिलायबिलिटी टेस्ट करना है, रिलायबिलिटी चेक करना है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से HAL को लास्ट टाइम पे कुछ सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने के लिए कहा गया, जो कि अभी किया जाना है, और इसमें अभी थोड़ा सा और समय लग जाएगा। जो सॉफ्टवेयर में चेंज करना है उसमें पायलट ट्रेनिंग एंड फैमिलाइजेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। इसके अलावा नए सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगर होने के बाद इसमें कुछ एडिशनल समय लगेगा टेस्टिंग में, और फिर से एयरक्राफ्ट को और ज़्यादा टेस्ट किया जाएगा ताकि कोई भी गलती की संभावना कहीं पर ना हो, क्योंकि पायलट की जान यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोखिम में रहती है। इसीलिए इंजन के अलावा सॉफ्टवेयर और रडार की प्रॉब्लम भी अभी तेजस MK-1A में है, उसके इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, और इस कारण से ये एयरक्राफ्ट इंजन के होने के बावजूद भी डिलीवर नहीं हो पाएंगे। फिर से यहाँ पर HAL के पाले में गेंद जा रही है, डिले की गेंद जा रही है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात कर लेते हैं DRDO के रुद्रम M1 मिसाइल की। इसका एक्सेलरेशन एजिंग टेस्ट
किया जा रहा है। असल में एक्सीलरेशन एजिंग टेस्ट ये होता है कि मान लीजिए कोई मिसाइल 30 सालों के लिए बनाई गई है, अब 10 साल 20 साल रखने पे वो कितनी ज़्यादा रिलायबल है, फिर से वो काम करेगी कि नहीं करेगी, 20 साल बाद भी उसको निकाला जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो ना होगी। ये सारी चीज़ें एक्सेलरेशन एजिंग टेस्ट में कंप्लीट की जाती हैं। इसमें अभी रुद्रम 1 को 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पे लगातार रखा जाएगा। इस मिसाइल के प्रबंधन सिस्टम में प्रोपेलेंट कार्टून में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद इसको चलाकर देखा जाएगा। परफॉर्मेंस अच्छी रही तब ये माना जाएगा कि ये लॉन्ग लास्टिंग हो चुका है और आगे के समय के लिए अच्छे से इसको रखा जा सकता है, आगे चल के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा हर मिसाइल के साथ होता है और रुद्रम M1 के साथ भी ये सब किया जा रहा है। बात कर लेते हैं ATAGS की। एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी के द्वारा 307 संख्या में इसको खरीदने का टेंडर निकाला गया था, जिसमें भारत फोर्स या कल्याणी ग्रुप और टाटा अग्रणी कंपनी थे। इन्हीं दोनों कंपनियों के पास इसकी टेक्नोलॉजी दी गई है DRDO के द्वारा, और DRDO के साथ मिलकर इन्हीं दोनों कंपनियों ने ये गन है उसको डेवलप किया है। दोनों ही कंपनियों के द्वारा अपने छोटे मोटे चेंजेस अपने गन्स में किए गए हैं। इसकी जब टेंडरिंग हुई तो L1 आया है भारत फोर्स, यानी कि ज़्यादा गन्स का ऑर्डर भारत फोर्स को मिलेगा और कम गन्स का ऑर्डर टाटा एडवांस डिफेंस सिस्टम को मिलेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में शर्त ये थी कि जो L1 आएगा, मतलब जिसका लोएस्ट बिड होगा, उसको 60% गन बनाने का मौका दिया जाएगा, और जिसका L2 बिड होगा, जिसका सेकंड लोएस्ट बिड होगा, वो 40% गन बनाएगा, पर दाम L1 के बराबर ही रहेगा। मतलब टाटा को 40% गन बनाने का जो मौका मिलेगा वो कल्याणी ग्रुप के भारत फोर्ज के जो प्राइस है उसी पर उनको बनाना होगा। अगर नहीं बना पाते हैं तो भारत फोर्ज को ही वो सारे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाएंगे। अब अच्छी खबर ये है कि ATAGS, जिसको कि आर्मेनिया ने खरीदा था, अब भारत भी उसको इस्तेमाल करेगा और अब ये एक भीषण प्रोडक्ट के रूप में विश्व में निकल कर आएगा, क्योंकि इसमें हमारी सेना भी इसको इस्तेमाल कर रही, आर्मेनिया की सेना भी इसको इस्तेमाल कर रही। अब इसमें कोई भी दिक्कत की कोई बात नहीं रहेगी। बात कर लेते हैं कनाडा की। कनाडा की तरफ से भारत के लिए खिलाफ या भारत के लिए जितना भी बुरा किया जा सकता है वो करने का प्रयास किया जा रहा है। मंदिरों में होने वाले अटैक के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। उनके जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी हिंदुओं पर अटैक करने में शामिल हैं। ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तस्वीरें भी निकल कर आ रही हैं। अब कनाडा की तरफ से भारत को साइबर थ्रेट एडवर्सरीज की एक लिस्ट बनाई गई है, उसमें रख दिया गया है। मतलब भारत से कनाडा को साइबर थ्रेट है। इस लिस्ट में चीन, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया का नाम है और भारत का नाम भी अब इसमें 5वां जोड़ दिया गया है। नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-2026 एक रिपोर्ट उनकी तरफ से जारी करी गई है और पहले कभी भी भारत का इसमें नाम नहीं था, इस बार नया नाम ऐड किया गया है। इससे पहले भी 2018, 2020, 2023-24 में भी ये असेसमेंट रिपोर्ट आई, पर भारत का कभी भी नाम मेंशन नहीं किया गया। इस बार किया गया है क्योंकि भारत पे दबाव बनाना है, अपने वहाँ चुनाव जीतना है खालिस्तानियों की सपोर्ट से। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की तरफ से ऐसे साइबर एक्टिविस्ट या ऐसे साइबर ग्रुप को हायर किया जा सकता है जो कि कनाडा के अंदर सेंध लगा सकते हैं, साइबर सेंध लगा सकते हैं। तो भैया कनाडा, साइबर सेंध हमें लगाना हो तो तुम्हारी रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आसानी से लगा सकते हैं। और जहाँ चीन और रशिया जैसे देशों के नाम ऑलरेडी इस लिस्ट में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो लिस्ट है वो किस तरफ जा रही है। वो अमेरिका के विरोधी देशों की तरफ जा रही है, जिसमें कि चीन, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, जो कि चिर प्रतिद्वंदी हैं अमेरिका के। और इसमें भारत का नाम ऐड होने का मतलब ये है कि भारत का एक विश्व जगत में अभी भी पहचान रशिया के दोस्त के रूप में ही है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस पर वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।